हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन जीएस बाय दिवाकर। यहाँ पे देखिए 86 नंबर से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ये आपका टीजीटी पीजीटी टेस्ट सीरीज का थर्ड पार्ट और ये लास्ट पार्ट होगा। जो पहली टेस्ट सीरीज है वो सभी लोगों के लिए आपका ये फ्री है। इसके बाद जो उसमें चार्ज पे करने होंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी मेहनत किया गया है। जितने भी प्रश्न आपको यहाँ पर मिल रहे होंगे सभी प्रश्न आपको नए मिल रहे होंगे। यहाँ पे जो प्रीवियस ईयर पेपर या अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को शामिल नहीं किया गया है। जितने भी प्रश्न हैं लगभग आपके 98% क्वेश्चन यहाँ पे आपको नए मिलेंगे। तो इसलिए इसका जो भी और टेस्ट होंगे इसी तरह से और भी टेस्ट कराए जाएंगे। ठीक, तो यदि आप इंटरेस्टेड हो तो इस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 8318011238। और ये टेस्ट सीरीज आपका हायर के लिए भी यूजफुल होगा। और जीआईसी जो आपका सितंबर में होने वाला टीजीटी पीजीटी को के लिए तो इम्पोर्टेंट ही है, क्योंकि सेम सिलेबस पे ही बनाया जा रहा है। जीआईसी का भी ऑलमोस्ट सेम सिलेबस ही है। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। टीसी में जब एक खड़ी फसल के नीचे किसी दूसरी फसल को बोया जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ऐसी कृषि को रिले कृषि कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिले कृषि बोलते हैं, जब एक खड़ी फसल के नीचे दूसरी खड़ी फसल को बोया जाता है। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है कि गहन कृषि या इंटेंसिव फार्मिंग क्या होता है। तो इंटेंसिव फार्मिंग के बारे में यहाँ पे कौन सा सत्य है? अधिक पूंजी व श्रम की आवश्यकता होती है। इसे काटो और जलाओ। काटो और जलाओ किसे कहा जाता है? तो काटो और जलाओ जो आपका झूम कृषि होती है, झूम कल्टीवेशन, ठीक, या शिफ्टिंग कल्टीवेशन आप कह सकते हैं, तो उसको काटो और जलाओ कहा जाता है। ठीक, बुश एंड फेलो कृषि भी इसे कहा जाता है, यानी स्लैश एंड बर्न भी कहा जाता है। ये पूछा गया है। ये प्राचीन काल से प्रचलित है। तो प्राचीन काल से जो प्रचलित कृषि आपकी है वो आपका जीवन निर्वाह कृषि होती है। ठीक, सब्सटेंसिव फार्मिंग। इसे नकदी फसलों का उत्पादन इसमें होता है। तो नकदी फसलों का जो उत्पादन होता है वो वाणिज्यिक या बागानी कृषि में होता है, जो कमर्शियल एग्रीकल्चर होता है। ठीक, अब देखिए जो इंटेंसिव फार्मिंग होता है या गहन कृषि होता है, इसमें क्या होता है? इसमें अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है और श्रम की भी, क्योंकि इसमें जो भूमि है उसको एक इकाई मान लिया जाता है और उस भूमि में, यानी छोटी सी भूमि में अधिक प्रोडक्शन करना होता है। ठीक, जब मान लीजिए इतनी एरिया में पर हेक्टेयर प्रोडक्शन मैक्सिमम करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? अधिक पूंजी की बात मैंने किया, तो अधिक पूंजी की बात इसलिए होगी क्योंकि यहाँ पे जो आपका उर्वरकों का प्रयोग होगा, कीटनाशकों का प्रयोग होगा। ठीक, तो विभिन्न प्रकार के जो अलग अलग नई तकनीकों का या हाइब्रिड बीजों का उपयोग होगा, तो यानी कि इसमें अधिक पूंजी हो गया। श्रम की बात करें तो ये छोटा सा जो खेत है इसमें अच्छी तरह से जैसे घास वगैरह जो भी है उसकी सफाई की जाएगी, तो श्रम की आवश्यकता होगी ही। तो इसीलिए यहाँ पे बोला गया कि इसे गहन कृषि कहा जाता है। और इस कृषि का उपयोग जो है निश्चित समयावधि में फसलों का अधिकतम उत्पादन करना इसका उद्देश्य होता है। और ये लगभग 200% से अधिक शस्य गहनता वाले क्षेत्रों को ही हम लोग इंटेंसिव फार्मिंग कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ज़्यादातर प्रश्न ये वाला आप एनसीईआरटी में भी पा सकते हैं, इंटेंसिव फार्मिंग का। अगला देखिए सही सुमेलित कौन सा नहीं है, 88 नंबर का प्रश्न है। ठीक, तो इसमें ऑप्शन आपका एक तरफ दिया है झूम की खेती और दूसरी तरफ जो संबंधित क्षेत्र है उसके बारे में दिया गया है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो आपका सही सुमेलित नहीं है, हुमा या हुआ, ये जावा का है। ठीक, जावा या सुमात्रा आप कह सकते हैं, लेकिन स्पेशली हुमा जो है जावा से संबंधित है। उसके बाद आइए, उसके बाद जो आपका दिया बारबेका। बारबेका मैक्सिको की जो झूमिंग कृषि है उसका नाम है। ठीक, मैक्सिको कोनुल या कोमिलो। उसके बाद आपका आता है दिंजुना। ठीक, तीसरे में देखिए दिंजुना। दिंजुना यहाँ पे दिया है कि थाईलैंड का जो दिंजुना है ये आपका थाईलैंड का नहीं बल्कि कहाँ की झूमिंग एग्रीकल्चर है, ये सुमात्रा की है। ठीक, कहाँ की है? सुमात्रा की है। उसके बाद आपका चेन्नई है, श्रीलंका आप जानते हैं। तो राइट आंसर जो सुमेलित नहीं है सी हो गया। विटलसी के कृषि प्रदेशों में जो सीमांकन हुआ है, विटलसी ने अपने कृषि प्रदेशों का, यानी विश्व के स्तर पर उन्होंने किया है। 13 भाग जो बताए थे 1936 में उन्होंने किया है। और यहाँ पे 5 आधार उन्होंने बनाए थे और 5 ही आधारों पे टोटल 13 भागों में विभाजित किया था। इसमें पूछ रहा है कौन सा सीमांकन का आधार नहीं है, तो कृषि उत्पादन विधि है। किसी भूमि में श्रम, भूमि पूंजी ये भी है। ठीक, फसल पशु आचार ये भी है। इनमें से कोई नहीं, यानी जो इसमें दिया गया इनमें से ऐसा कोई नहीं है जो सीमांकन का आधार ना हो, सभी सीमांकन के आधार हैं। अगला देखिए,
खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय FAO का वो कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय आपका रोम में है, यानी इटली में। उसके बाद मक्का किस जलवायु की फसल है, ऐसा यहाँ पे प्रश्न दिया गया है। ठीक, तो मक्का यहाँ पे देखिए उष्णार्ध कटिबंधीय जलवायु का है, या फिर आपका इसमें जो दिया गया है उपोष्णकटिबंधीय, शीतोष्णकटिबंधीय या शीत कटिबंधीय। तो जो मक्का है ये आपका उपोष्णकटिबंधीय जलवायु का फसल है। तो इस तरह के प्रश्न आपके पूछे गए। गेहूँ और धान का आपके PGT में पूछा गया है। द्वितीय हरित क्रांति का संबंध किससे है, जूट उत्पादन से, नदी जोड़ों से, या कृषि उत्पादन को दोगुना करने से, कोई नहीं। तो जो द्वितीय हरित क्रांति थी ये किस पे फोकस की गई थी, इसका फोकस प्रमुख रूप से जो सतत या टिकाऊ विकास था, इसे सदाबहार क्रांति भी कहा जाता है द्वितीय हरित क्रांति को। ठीक, तो इसमें क्या था, कृषि उत्पादन को दोगुना करना और टिकाऊ कृषि के लिए ये करना था। ठीक, सदाबहार क्रांति से संबंधित ये है, तो इसलिए राइट आंसर आपका C हो गया। मक्का का जो त्रिभुज क्षेत्र है तो ये कहाँ पे पाया जाता है, तो मक्का का जो त्रिभुजी क्षेत्र है ये आपका पाया जाता है भारत में, चीन में, ब्राज़ील में, दक्षिण अफ्रीका में। तो यहाँ पे देखिए सही उत्तर यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से आप ये मत सोचिएगा, मान लीजिए ऑप्शन में आपको अमेरिका दे दिया जाए तो आप ये मत समझिएगा कि अमेरिका सही है। अमेरिका इसलिए नहीं सही है क्योंकि ये जो मक्का त्रिभुज है यहाँ पे दक्षिण अफ्रीका के 3 क्षेत्रों को मिलाने, ये 3 प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं, इनको मिला के ही ये मक्का का त्रिभुज क्षेत्र बनाया गया है। ठीक, आगे देखिए यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, इसमें आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया। अब आते हैं हम लोग 94 पे। बाजरा जो है किस मूल का पौधा है, तो जो पौधे हैं ये या जो आपकी फसलें हैं ये आपसे पूछे जाते हैं कि कौन सा किस मूल से संबंधित है या इसकी ओरिजिन कहाँ से है। ठीक, अमेरिका, अफ्रीका, मैक्सिको, यूरोप। ठीक, तो जो बाजरा है ये आपका किस मूल का पौधा है, तो बाजरा जो है ये आपका अफ्रीकी मूल का पौधा है। ठीक, इसमें बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है नहीं कुछ। आगे देखिए कॉटन जिन नामक मशीन जो 1973 में बनाई गई थी, और ये जो है कपास की धुनाई, जो कपास या रुई आप कह लें। ठीक, तो कपास की जब धुनाई होती थी तो उसमें ये काफ़ी सहयोग देती थी, तो उसको आसान बनाई थी काफ़ी। तो ये जो कॉटन जिन नामक मशीन की खोज हुई थी ये किसने किया था, तो व्हिटनी है, यंग है, जिन कॉटन है, या इनमें से कोई नहीं है। तो राइट आंसर इसमें है व्हिटनी महोदय ने जो है कॉटन जिन नामक मशीन बनाया था। ठीक, तो राइट आंसर ये हो गया। अब यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा जिन कॉटन से, क्योंकि ये ऑप्शन इसमें जोड़ा ही गया इसीलिए कि कॉटन से संबंधित होगा, तो आप लोग क्या लगाएंगे कि इन मशीन बनाए होंगे इसीलिए इनका नाम ही रखा गया होगा। ठीक, तो इससे थोड़ा सा बचिएगा। जॉर्जेस बैंक और ग्रैंड बैंक ये कहाँ पे हैं, तो उत्तरी प्रशांत है, दक्षिणी प्रशांत है, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिणी अटलांटिक। तो जो आपका जॉर्जेस बैंक है और ग्रैंड बैंक है ये आपका आप जानते हैं कि इधर ब्रिटेन के आसपास जो है ये देखने को मिलता है। तो फिलहाल ये किस महासागर में आ जाएगा, अलग अलग ग्रैंड बैंक भी, जॉर्जेस बैंक भी अलग अलग जगह पे ये पाए जाते हैं। मछलियों का उत्पादन यहाँ पे ज़्यादातर होता है, तो ये आपका उत्तरी अटलांटिक में है। और क्वांटो और किंकी जो औद्योगिक क्षेत्र है कहाँ पे है, तो देखिए चीन है, जापान, USA, जर्मनी। जो आपका प्रादेशिक भूगोल है वहाँ से भी आपको प्रश्न मिलेगा। तो इसमें जो किंकी और क्वांटो का जो औद्योगिक रीजन है ये आपका जापान में पाया जाता है। रूस का डेट्रायट किसे कहते हैं, तो देखिए यहाँ पे गोर्की है, मॉस्को है, पिट्सबर्ग है। तो जो उपनाम है शहरों के उसको भी आप याद रखिएगा। तो रूस का डेट्रायट जो है कहते हैं गोर्की को। अब आपके लिए प्रश्न ये है कि डेट्रायट किसके लिए प्रसिद्ध है। ठीक, आसान सा प्रश्न है, डेट्रायट जो है किसके लिए प्रसिद्ध है, और डेट्रायट जो ये एरिया है कहाँ पे था जिसके नाम पे ये सब, जो रूस का डेट्रायट है, भारत का डेट्रायट या जापान का डेट्रायट। ठीक, तो आगे देखिए न्यू ऑरलियंस और ह्यूस्टन, कंसास सिटी किससे संबंधित हैं, USA से, यानी USA का इंडस्ट्रियल एरिया, यूरोप का, फ्रांस का, चीन का। तो न्यू ऑरलियंस, ह्यूस्टन और कंसास सिटी, तो जो ये औद्योगिक क्षेत्र हैं ये आपके कहाँ से संबंधित हैं, तो ये आपका है संयुक्त राज्य अमेरिका के औद्योगिक क्षेत्र हैं। भेदगम और धारण, खुरेस, आबू अली जो ये तेल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र हैं। चलिए यहाँ पे ये आपका अरब, सऊदी अरब से संबंधित ये सभी दिया गया है। तो धारण वगैरह आपसे पूछे जाते हैं। देखिए UGC में ने आपका प्रश्न एक बार पूछा गया था, धारण से संबंधित था। ठीक, तो इसलिए आप इन चीज़ों को थोड़ा सा केयर करके चला करिए। तो इसमें जो धारण दिया, भेदगम, धारण, खुरेस, आबू अली, ये क्षेत्र जो है आपके पेट्रोलियम से संबंधित है। ठीक, कोयला या प्राकृतिक गैस से ये रिलेटेड नहीं है। अगला देखिए प्रथम जल विद्युत गृह का निर्माण कहाँ पे हुआ, जापान, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस,
तो ये आपका प्रथम जल विद्युत गृह है जो उसका निर्माण जो है आपका अमेरिका में हुआ था। ठीक, तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए कथन और कारण से संबंधित जो है कि विश्व में नाभिकीय ऊर्जा जो है बहुत ही सीमित इसका विकास हुआ है, और कारण दे रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, साथ ही इनके जो दुर्घटना की आशंका भी इसमें काफ़ी होती है। तो यहाँ पे देखिए कि नाभिकीय ऊर्जा तो कि बहुत ज़्यादा विस्तृत तो है नहीं, ठीक, इसकी सीमित अवस्था भी हम लोगों को देखने को मिलती है, सीमित इसका विकास हुआ है। तो कथन तो आपका सही है। कारण देखते हैं। नाभिकीय ऊर्जा में आप जानते हैं कि चेरनोबिल जो दुर्घटना हुआ था, ठीक, यूक्रेन का, वहाँ पे आपका इसी से रिलेटेड था, नाभिकीय ऊर्जा से ही। तो नाभिकीय ऊर्जा के लिए उच्च तकनीकी की आवश्यकता होती है, क्योंकि अच्छी टेक्नोलॉजी नहीं रहेगी तो यहाँ पे प्रॉपर जो इसका उपयोग अच्छी तरह से हो नहीं पाएगा। उसके बाद दिया है कि साथ ही इनके साथ क्या होता है, दुर्घटना की आशंका भी होती है, क्योंकि ये रेडियो एक्टिव मैटर होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और हमेशा इनसे एमिशन होता रहता है, रेडिएशन होता रहता है। ठीक, तो इसलिए ये ज़्यादा नुकसानदायक भी होते हैं। तो विश्व में नाभिकीय ऊर्जा का अत्यंत सीमित विकास तो हुआ ही है। इसका रीज़न भी यही है क्योंकि हाई टेक्नोलॉजी, अच्छी टेक्नोलॉजी है नहीं, या उसकी आवश्यकता होती है तो वो कम ही है, और साथ ही साथ इसमें दुर्घटना की भी आशंका होती है। इसी कारण से नाभिकीय ऊर्जा जो है बहुत ही सीमित अवस्था में है। ठीक, तो यहाँ पे कथन और कारण एक दूसरे की सही व्याख्या भी कर रहे हैं, तो इसलिए आपका राइट आंसर ये हो जाएगा। अगला देखिए, कथन दिया गया है कि यूएसए जो है पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। तो बात यह आपका सही है कि यूएसए जो है पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण उत्पादक देश है। उसके बाद दिया यूएसए पेट्रोलियम का महत्वपूर्ण आयातक भी है। तो टॉप आयातक में भी आपका यूएसए ही है। ठीक, टॉप 10 यदि आप लिस्ट देखेंगे तो यूएसए नंबर 1 पे आयात भी करता है, निर्यात भी ये करता है। ठीक, निर्यात में हालांकि नंबर 1 पे नहीं है, लेकिन निर्यात में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, और प्रोडक्शन भी करता है। ठीक, तो यूएसए जो है महत्वपूर्ण उत्पादक तो हो गया, और पेट्रोलियम का प्रोडक्शन आयात भी करता है। तो कथन और कारण तो दोनों सही है, लेकिन यहाँ पे देखिए पेट्रोलियम का आयात करता है, इसलिए तो उत्पादक तो है नहीं, क्योंकि आयात करेगा तो उत्पादक तो करेगा नहीं। ठीक, तो इसलिए ये इसकी व्याख्या तो नहीं कर रहा, लेकिन सभी सही हैं। तो इसमें बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं, जबकि ए जो है आर की सही व्याख्या, यानी आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, तो बी ए राइट हो जाएगा यहाँ पे, इसीलिए लिखा गया विकल्प। आगे देखिए, लोकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी जो किताब है ये किसकी किताब है। ठीक, तो ये किताब है हूवर महोदय की। ठीक, हूवर और प्रेड के बारे में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। चलिए आगे देखते हैं। 105 पे अधिकतम लाभ का जो सिद्धांत है किसके द्वारा दिया गया। देखिए, अधिकतम लाभ का यदि यहाँ पे स्मिथ होता तो स्मिथ हो जाता, लेकिन हूवर हैं, बीवर हैं, लॉस हैं, प्लंडर हैं। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट की बात किया था तो लॉस ने भी अधिकतम लाभ के सिद्धांत की बात की थी। ठीक, तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉस। स्थानीयकरण अन्योन्याश्रित सिद्धांत का संबंध किससे है। तो स्थानीयकरण अन्योन्याश्रित का संबंध जो है ये प्रेड से, हॉटलिंग, स्मिथ या बीवर, तो ये हॉटलिंग से है। उसके बाद देखिए 107 नंबर पे दिया गया है कि ब्यूनस आयर्स है, सिएटल है, जोहान्सबर्ग, यानी नगर दिया गया, उनका औद्योगिक क्षेत्र किससे संबंधित है, यानी वहाँ पे क्या का निर्माण होता है, किस चीज़ का। ठीक, तो ब्यूनस आयर्स की बात करें तो ब्यूनस आयर्स में जो डेयरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। सिएटल की बात करें तो सिएटल आपका जो ये वायुयान निर्माण से संबंधित है। जोहान्सबर्ग आप जानते हैं खनन नगर है ये, तो सोना खनन हो गया। डेट्रॉयट आपका ऑटोमोबाइल, अभी पहले हमने पूछा भी था डेट्रॉयट क्या है, तो ये ऑटोमोबाइल से संबंधित है। ठीक, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे डी 2143। आगे देखिए, बैलेंड नहर जो है किसको जोड़ती है। तो बैलेंड मिशिगन, इरी ओंटारियो, सुपीरियर ह्यूरन। ठीक, तो यहाँ पे देखिए जो सुपीरियर और ह्यूरन को जोड़ती है ये सू नहर है। ठीक, मिशिगन और इरी को जो जोड़ती है, और इरी ओंटारियो दिया है। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका बैलेंड नहर है ये इरी और ओंटारियो झील को जोड़ती है। ठीक, अब आप लोग एक बताएंगे, ये लूसेंट में भी आपको मिल जाएगा आसानी से नहरों के बारे में, मिशिगन और इरी को जोड़ने वाली नहर कौन सी है। अगला देखिए, एम्बिटन बेसिन कहाँ पर स्थित है। फ्रांस, इटली, ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी। तो जो एम्बिटन बेसिन है ये आपका फ्रांस में है। आगे देखिए, जो आप लोगों के ज़्यादातर प्रश्न यही से पूछे गए थे, हमने आंसर भी यहाँ पे
गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ किसका हिस्सा हैं? हिमालय का, दक्कन पठार का, शिवालिक का, उत्तरी मैदान का। अब देखिए, चूँकि गारो खासी और जयंतियाँ ये आपका जो मेघालय पठार है उस पे पाई जाती हैं, तो मेघालय पठार जो है, यदि हम लोग जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जाएंगे तो वहाँ पे ये आपका जो दक्षिण भारत का संपूर्ण पठार है या प्रायद्वीपीय पठार है, ये इसी में शामिल था। लेकिन मालदा गैप की वजह से ये आपका अलग हो गया। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका सुटेबल आंसर होगा, जितने भी आपके विकल्प दिए गए हैं, हिमालय का तो पार्ट होगा नहीं, शिवालिक का होगा नहीं, उत्तरी मैदान का होगा नहीं, लेकिन ये दक्कन पठार का ही भाग माना जाएगा। ठीक, क्योंकि प्रायद्वीपीय पठार के जो या मालवा यहाँ मेघालय पठार का जो बनावट है या उसके चट्टानों की जो प्रकृति है वो लगभग आपका दक्कन के पठार या प्रायद्वीपीय पठार की तरह ही है। ठीक, तो इसीलिए यहाँ पे जो विकल्प के अनुसार ज़्यादा सटीक आंसर आपका दक्कन पठार होगा। यदि यहाँ पे आपको दे दिया जाता प्रायद्वीपीय पठार, ठीक, तो और ज़्यादा सही हो जाता, लेकिन प्रायद्वीपीय इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि ये आप सभी लोगों को जानकारी है, क्योंकि जीएस में भी आप लोग पढ़ते ही हैं, और ये सेम प्रश्न आपका आई थिंक सीटेट वगैरह में एक बार पूछा गया है, अभी जल्दी ही पूछा गया है। ठीक, तो ये दक्कन के पठार का ही भाग है। आगे देखिए, पूर्ववर्ती घाटी का निर्माण जो है कौन सी नदियाँ नहीं करती हैं? सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा या यमुना। जो पूर्ववर्ती घाटियाँ हैं इसका निर्माण जो है यमुना नदी नहीं करती, बल्कि सिंधु, ब्रह्मपुत्र, अलकनंदा ये पूर्ववर्ती घाटी का निर्माण करते हैं। काठमांडू घाटी कहाँ पे स्थित है? महान हिमालय, निम्न हिमालय, महान हिमालय और लघु हिमालय, इनमें से कोई नहीं, बृहद हिमालय में। तो जो काठमांडू घाटी और कश्मीर घाटी, ठीक, जब आप थोड़ा सा इसमें ध्यान देंगे तो दोनों लगभग जो है एक दूसरे के विपरीत ही हैं। इधर आपका कश्मीर घाटी है, इधर काठमांडू घाटी है। ठीक, अब यहाँ से पूछ रहा है कि ये किनके बीच स्थित है, तो ये आपका स्थित है महान हिमालय और लघु हिमालय के बीच ये घाटियाँ पाई जाती हैं। तो राइट आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला देखिए, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है यानी मुख्य केंद्रीय क्षेप, दो चीज़ें, एमसीटी भी होता है और उसके बाद आएगा एमबीटी, मेन बाउंड्री थ्रस्ट होता है। ठीक, तो मुख्य केंद्रीय क्षेप जो है या एमसीटी जो है किनके बीच है? लघु या शिवालिक, महान या लघु, दोनों, ए बी दोनों, या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए राइट आंसर आपका हो जाएगा महान हिमालय और लघु के मध्य जो है एमसीटी पाया जाता है। आगे देखिए, दक्षिणी सह्याद्री की जो सर्वोच्च ऊंची चोटी है कौन सी है? कलसुबाई, कुद्रेमुख, पुष्पागिरी या डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये नीलगिरी की ऊंची चोटी है। ठीक, पुष्पागिरी ये आपका दक्षिणी सह्याद्री की दूसरी ऊंची चोटी है। उसके बाद हम लोग आ जाएँ कलसुबाई पे और कुद्रेमुख पे। ठीक, तो जो कुद्रेमुख है ये आपका दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च चोटी है, जबकि उत्तरी सह्याद्री का आपका कलसुबाई है। तो उत्तरी सह्याद्री का पूछे तो कलसुबाई है, दूसरी नीलगिरी की पूछे तो डोडा बेटा है। कौन सा दर्रा कोच्चि और चेन्नई को जोड़ता है? दक्षिण भारत के प्रमुख शहर हैं ये, इनको कौन सा दर्रा जोड़ता है? पालघाट, थालघाट, भोरघाट, इनमें से कोई नहीं। तो पालघाट जो दर्रा है ये कोच्चि को चेन्नई से जोड़ता है। थालघाट, भोरघाट आपको पता है। आगे देखिए, किसे उत्खाद भूमि का प्रदेश कहते हैं? बैडलैंड टोपोग्राफी कहाँ पे देखने को मिलती है? बघेलखंड पठार में, बुंदेलखंड में, दक्कन में, मैसूर में। ठीक, जो बैडलैंड टोपोग्राफी है ये आपका देखने को मिलता है बुंदेलखंड पठार में। चंबल नदी के द्वारा जो यहाँ पे उबड़ खाबड़ अपर्दन किया गया है, ठीक, वही आपका, इसीलिए इसे बैडलैंड टोपोग्राफी कहते हैं। अगला देखिए, बारिंद मैदान। बारिंद मैदान का संबंध किससे है? गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, इनमें से कोई नहीं। तो जो बारिंद मैदान है ये आपका जो सुंदरवन डेल्टा है, बांग्लादेश के आसपास का जो एरिया पड़ता है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बना है, ठीक, तो प्राचीन काल में इसे बारिंद का मैदान भी कहा जाता था। आगे देखिए, बारी दोआब किससे संबंधित है? किन नदियों से है? ब्यास, सतलज, रावी ब्यास, चिनाब झेलम या रावी चिनाब। ब्यास, देखिए यहाँ पे जितने भी पंच दोआब या पंच नदियों के जो दोआब हैं, जैसे बारी, बारी का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ पे ट्रिक समझिए, बारी का मतलब हो गया ब्यास और र से आप रावी का ले सकते हैं। ठीक, और चाज दो दोआब है, तो ये चाज यानी कि चा से हो गया चिनाब, झा से झेलम। ठीक, तो रावी या ब्यास और रावी जो है ये सही उत्तर हो जाएंगे, यानी 118 में आपका बी हो जाएगा।
119 में देखिए जमशेदपुर जो है किस नदी के तट पर है, ब्राह्मणी, स्वर्णरेखा, लूनी या साबरमती। तो आसान प्रश्न है ये, जमशेदपुर आपका स्थित है स्वर्णरेखा नदी पे। ठीक, आगे देखिए पहली बार किसने जो है 1972 में गंगा और कावेरी में जो नदियाँ थी इनको जोड़ने का प्रस्ताव रखा था, क्योंकि इसमें ये माना गया कि यदि गंगा को कावेरी से जोड़ दिया जाएगा तो बीच की और भी जो नदियाँ वो भी इंटरलिंक हो जाएंगी। यही नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत भी थी। ठीक, आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि नदी जोड़ो परियोजना की जो शुरुआत है सबसे पहले किसके द्वारा हुई? सुंदरम, के.एल. राव, स्वामीनाथन, इनमें से कोई नहीं। तो के.एल. राव महोदय हैं, इनके द्वारा 1972 में एक प्रोजेक्ट बनाया गया कि गंगा और कावेरी को आपस में जोड़ दिया जाए, जिससे क्या होगा कि गंगा चूँकि सतत वाहिनी नदियाँ हैं तो दक्षिण भारत की नदियाँ जो कभी कभार आपा गर्मियों में सूख जाती हैं उसमें भी जल का प्रॉपर जो प्रवाह है वो बना रहे। ठीक, ताकि जो है आसपास के जो किसान अपना खेती करते हैं उनको इसका फ़ायदा हो पाए। 121 में देखिए यमुना नदी जो है दिल्ली और आगरा के बीच अधिकांश समय में मृत हो जाती है, बात सही है। और दिया है कि यमुना नदी जो है असतत वाहिनी है। तो यहाँ पे देखिए असतत वाहिनी यमुना नदी जो है ये आपका असतत नहीं बल्कि सतत वाहिनी नदी है। तो इसलिए यहाँ पे ए तो राइट है, आर आपका गलत है। ठीक, तो विकल्प यहाँ पे देखिए दिया है कि 122 में, तो 122 में आप विकल्प देख लीजिए, सी आपका राइट हो जाएगा। 122 प्रश्न देखिए कि दिया गया है कि उत्तर भारत का जो वर्तमान अपवाह प्रतिरूप है ये इंडो ब्रह्मा जो रिवर थी उसी के क्रम का विच्छेद का प्रतिफल है। ठीक, तो ये बात सही है, क्योंकि जो इंडो ब्रह्म रिवर है ये आपका ये माना जाता था कि पूरे भारत में यहाँ से ये आपका इधर म्यांमार से होते हुए पूरा ये प्रवाहित होती है। वही तो यहाँ पे बोल रहा है कि वर्तमान जो अपवाह प्रतिरूप है ये इसी का किसी न किसी रूप में हिस्सा ही है। तो बात सही हो गया। ठीक, दूसरा देखिए जो पोतवार पठार है पाकिस्तान वाला, तो पोतवार पठार का जो उत्थान है ये और मालदा गैप का जो है यहाँ में देखिए क्या बोला है रीजन की, पोतवार पठार का चूँकि उत्थान हुआ और मालदा जो गैप है इसका अवतलन हुआ, इसी वजह से जो है इंडो ब्रह्म रिवर में जो है विच्छेद देखा गया। ठीक, तो ये भी बात सही है, क्योंकि जो पाकिस्तान का पोतवार पठार है जब इसमें उत्थान हो गया तो जो इंडो ब्रह्म रिवर का प्रवाह इधर से इधर था वो आपका उल्टा हो गया। ठीक, दूसरा ये मालदा गैप का यहाँ पे अवतलन भी हो गया, तो इसमें अलग अलग यहाँ पे और भी उत्थान हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ इसके जो जल प्रवाह था उसमें विच्छेद हो गया। तो ये आपका इसकी सही व्याख्या भी कर रहा है, तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आगे देखिए भारतीय मानसून का जो सर्वप्रथम वर्णन जो है किसने किया है? तो ये कई बार प्रश्न पूछा गया, आसान है, अलबरूनी, अलमसूदी, अलमकदसी, हैकल। तो राइट आंसर आपका अलमसूदी है। अगला देखिए ये 124 है, भारत की सबसे बड़ी जो बहुउद्देशीय परियोजना है कौन सी है? भाखड़ा नांगल है, हीराकुंड। तो आप लोगों को पता है कौन सी है, भाखड़ा नांगल है। ठीक, अगला देखिए प्रायद्वीपीय भारत की सुस्तरीय मृदा का जो संबंध है ये किन मृदाओं से होता है? तो जो सुस्तरीय मृदा का संबंध है भारतीय प्रायद्वीपीय मृदाओं का, तो ये आपका लाल मृदाओं से ही है। ठीक, तो राइट आंसर आपका लाल मृदा हो जाएगा। पीली, काली, जलोढ़ इन सभी मृदाओं के बारे में आपको जानकारी है। ठीक, काली मृदाओं को रेगुर भी कहा जाता है, कपास के लिए ज़्यादा उपयोगी होती है। जलोढ़ के बारे में आप जानते ही हैं। तो जो लाल मृदा है ये लैटेराइट टाइप की मिट्टी भी होती है, इसे सुस्तरीय इसमें यानी कि संस्तरों का इसमें संबंध ये रखती हैं। ठीक, तो ये पूरा टोटल जो है आपका सॉल्व हो चुका है। कहीं भी किसी प्रश्न में आपको कोई कन्फ्यूजन लगे तो आप पूछ सकते हैं, या आप सोर्स के साथ बता भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। ठीक, तो ये रहा है टोटल 125 प्रश्नों का सॉल्व, तीनों पार्ट आप देख लीजिएगा। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।